जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग आज से एक नया वन शॉट मैराथन स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है हमारा पीपीएस मतलब जो हमारे फर्स्ट ईयर में चलते हैं कई कोर्सेज में, बीटेक में हो या बीसीए में हो, प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे जो डिस्कशन करेंगे पूरा यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के बेसिस पे करेंगे कि जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो वहाँ थ्योरेटिकल पोर्शन होता है, हम सब उसको कवर करते हुए यहाँ पर चलेंगे। और साथ ही साथ जो ये आपको नोट्स, हैंड रिटेन नोट्स दिख रही है सामने, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, इसके पीडीएफ निकलवा लीजिएगा और सब साथ ही साथ पढ़ते चलेंगे तो और आपको पढ़ने में थोड़ा सा मज़ा आएगा। हम हर चीज़ को यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। आप चाहे वो बिगनर हों या आप इसको रिवाइज़ करना चाहते हों, आप सब कुछ यहाँ पर कर सकते हैं। तो सबसे पहला यूनिट नंबर 1 हमारा जो होता है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। सबसे पहले हम लोग इस यूनिट में बात करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर मतलब हमको जनरेशन नाम से पता चल रहा है कि जैसे हम लोग बात करते हैं कि हमारी न्यू जनरेशन है, हमारे फादर्स जो होते हैं वो ओल्ड जनरेशन के हैं, पुरानी जनरेशन के लोग हैं, वैसे यहाँ पे होता है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम, हम आज के कंप्यूटर सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, जो हम पहले यूज़ करते थे वो उनकी जनरेशन बनी है। एक फर्स्ट जनरेशन आई जब हमारा पहला कंप्यूटर सिस्टम आया, फिर हमारा सेकेंड आया, वैसे ही हमारे कंप्यूटर में पूरा डिवीज़न किया गया है। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जनरेशन होती क्या है। यहाँ पे हम थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट देखते हैं। इट रिफर्स टू द डिफरेंट एडवांसमेंट ऑफ न्यू कंप्यूटर टेक्नोलॉजी विथ ईच न्यू जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर द सर्किटरी बिकम स्मॉलर मोर एडवांस दैट यूज्ड इन previous generation. The focus of every new generation has been on speed, power, reduce size एंड इफिशियंट कंप्यूटर मेमोरी। बेसिकली जो न्यू जनरेशन कंप्यूटर का फोकस था वो हमारा था स्पीड ऑफ कंप्यूटर, जो हमारे कंप्यूटर की स्पीड हो अच्छी हो, हमारा पावर कंजप्शन कम हो, हमारे कंप्यूटर का जो साइज हो वो रिड्यूस हो और हमारे जो कंप्यूटर मेमोरी हो वो इफिशियंट हो। तो इसलिए हम नए नए कंप्यूटर के जनरेशन को इन्वेंट करते गए। सबसे पहला जो जनरेशन हमारा आता है जिसे हम फर्स्ट जनरेशन बोलते हैं वो हमारा हुआ था 1940 से 1956 के बीच। बेसिकली आपको यहाँ पर क्या होगा कि ये जो ईयर है इसमें आपको गूगल में आप सर्च करेंगे तो अलग अलग वेबसाइट्स में आपको अलग अलग थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल सकता है। ये 56 की जगह आपको 57, 58 भी कहीं जगह दिख सकता है। तो आपको इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आप ये जो यहाँ पर डेट लिखे हुए हैं आप इसके साथ चल सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले जनरेशन की बात की गई तो इसकी थ्योरेटिकल पार्ट की देखते हैं। थ्योरेटिकल पार्ट में क्या चीज़ें की बात की गई है। इट यूज्ड ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ वैक्यूम ट्यूब फॉर सर्किटरी एंड मैग्नेटिक ड्रम फॉर मेमोरी। बेसिकली जो हमारा फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था उसमें हम लोग वैक्यूम ट्यूब आपको यहाँ पर डायग्राम दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ये जो वैक्यूम ट्यूब है इसको हम लोग यूज करते थे, जितने भी सर्किट होती जो इंटरनल सर्किट कंप्यूटर की थी उसके लिए यूज करते थे। और हमें जो डाटा को स्टोर करना होता था तो उसके लिए हम लोग मैग्नेटिक ड्रम यूज करते थे जो कि हमारा मेमोरी का काम करता था। इट सपोर्ट मशीन लैंग्वेज 0,1। बेसिकली आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जो मशीन लैंग्वेज होती है, जो हमारी बाइनरी लैंग्वेज होती है वो 0,1। हमारा कंप्यूटर केवल 0 और 1 की लैंग्वेज को समझता है। हम जो अल्फ़ाबेटिकली यूज करते हैं इसको हमारा कंप्यूटर नहीं समझता है। तो अब इसके एडवांटेज की बात करें कि जो एडवांटेज था हमारे फर्स्ट जनरेशन का, दे वर फास्टेस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। ये फास्टेस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस उस समय का था जब हमारा ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आया था। तो और जो डिवाइस थे उनके मुकाबले ये फास्टेस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस था, लेकिन आज के हिसाब से अगर देखा जाए तब वो फास्टेस्ट नहीं कहलाएगा। इसके डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें, सबसे पहला डिसएडवांटेज आता है इट जनरेट ए लॉट ऑफ हीट। जो हमारा सबसे पहला जनरेशन कंप्यूटर था जिसमें हम लोग वैक्यूम ट्यूब यूज करते थे, वो वैक्यूम ट्यूब की वजह से बहुत ज़्यादा हीट का जनरेशन करता था। कंज्यूम ए लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता था। जैसे हम देखते हैं कि आज के समय में भी जो हमारे यहाँ पुराने डिवाइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, वैसे ही पहले के जो कंप्यूटर थे वो भी काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे। वेरी बल्क इन साइज में भी काफ़ी ज़्यादा थे। आप देखते होंगे कि जो पहले के मॉनिटर होते थे वो एक टीवी के साइज में बड़ा साइज होता था, एक डब्बा था। लेकिन आज क्या है, ये एक पतली सी
मॉनिटर आ जाती है, एक लैपटॉप हमारा होता है उसमें कितना पतला स्क्रीन होता है, एक छोटा सा लैपटॉप में हमारा पूरा कंप्यूटर सिस्टम बन जाता है। वेरी एक्सपेंसिव, अब एक्सपेंसिव भी काफ़ी था, क्योंकि आपने देखा होगा कि हम लोग मोबाइल जो यूज़ करते हैं, जब स्टार्टिंग में मोबाइल आया था, कीपैड वाले मोबाइल भी थे, तब भी काफ़ी वो महंगे होते थे, तो ये एक्सपेंसिव भी होते थे। अब इसके बाद हमारा आता है सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। जो हमारा सेकेंड जनरेशन था वो 1956 से 1963 के बीच का था। हम लोग इसको डिफिनीशन से देखते हैं क्या चीज़ें यहाँ पर बोली गई है। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वर मैन्युफैक्चर यूजिंग ट्रांजिस्टर वेरी स्मॉलर फास्टर चीपर मोर एनर्जी इफिशिएंट एंड रिलायबल। बेसिकली जो सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था वहाँ पर हम लोग ने ट्रांजिस्टर का यूज करके बनाया, और इसकी जब हमने ट्रांजिस्टर का यूज किया तो इसका साइज़ भी डिक्रीज़ हो गया और इसकी स्पीड जो है फास्टर हो गई और सस्ता भी हो गया। हमारा ये लैप जो सेकेंड जनरेशन का आया कंप्यूटर, ये हमारे फर्स्ट जनरेशन से सस्ता भी हो गया और मोर एनर्जी एफिशिएंट, मतलब पावर कंजप्शन भी यहाँ पर कम हो गया। एट दिस टाइम हाई लेवल लैंग्वेज सच एज कोबोल फॉर्ट्रन एल्गोल वर आल्सो बीन डेवलप्ड। बेसिकली इसी समय जो 1956 से 1963 का समय था, हमारी जो हाई लेवल लैंग्वेज कोबोल फॉर्ट्रन एल्गोल ये भी डेवलप की गई थी। हमारी और टाइप्स की लैंग्वेज होती हैं, जो हमारी लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, मीडियम लेवल लैंग्वेज, इनकी सबकी बात हम आगे चल के करेंगे। हम यहाँ पर बस ये जान लें कि ये हाई लेवल लैंग्वेज जो हैं कोबोल फॉर्ट्रन और एल्गोल हैं। इसके बाद हम इसके एडवांटेज की बात करें कि जो सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था इसके क्या क्या एडवांटेज हुए हैं। इट कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी, अब इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम इसकी कम हो गई कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन। दे वर फास्टर स्मॉलर चीपर एंड मोर रिलायबल देन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये स्मॉलर भी हो गए, सस्ते भी हो गए, स्पीड इसकी तेज़ हो गई और रिलायबिलिटी भी इसकी इंक्रीमेंट हो गई। अब डिसएडवांटेज की बात करें, क्योंकि कुछ चीज़ जब एडवांटेज आती है हमारी तो डिसएडवांटेज भी वहाँ पे एग्जिस्ट करती है। डिसएडवांटेज ये हो गया कंप्यूटर वर मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग ट्रांजिस्टर। हम लोग जो कंप्यूटर वहाँ पे डेवलप कर रहे थे वो हम लोग ट्रांजिस्टर का यूज करके बना रहे थे, तो वो क्या हुआ विच हैड टू बी असेंबल्ड मैनुअली। वो क्या हुआ कि जो हमारे ट्रांजिस्टर्स होते थे वो मैनुअली असेंबल्ड किए जाते थे, मतलब कि हमारा इसमें जो है मैन पावर का काफ़ी यूज होता था। इट मेड कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव। ये था कि अब ये क्या हो गया, जब मैनुअली असेंबल किया गया तो इसकी प्राइस इंक्रीमेंट हो गई, इसकी प्राइस बढ़ गई और साथ ही साथ थोड़ा सा इसको डिफ़िकल्टी आ गई हमारे कमर्शियल यूजेस के लिए। इसके बाद हमारा आता है थर्ड जनरेशन। जो हमारा कंप्यूटर का थर्ड जनरेशन आया वो था 1964 टू 1971। अब इसमें क्या हुआ कि हम लोग बस आपको यहाँ पर थोड़ी चीज़ें याद रखनी है, जो हमारे यहाँ पर यूज क्या क्या किया गया था, मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या यूज किया गया था, और एडवांटेज डिसएडवांटेज तो आप ऑटोमेटिकली बना के लिख सकते हैं कि आपकी स्पीड इंक्रीमेंट होती गई, साइज छोटा होता गया, फास्टर होता गया। ये चीज़ें आप तो आराम से लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती ये चीज़ का बस ध्यान रखना होगा। जो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आया था वो डेवलप किया गया था, डेवलप्ड ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट वाज द हॉलमार्क ऑफ थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। बेसिकली जो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आया था उसमें हम लोग जो इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का बहुत ज़्यादा यूज करते थे। सेवरल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सच एज ट्रांजिस्टर एंड कैपेसिटर वर मिनिमाइज्ड एंड प्लेस्ड ऑन ए सिलिकॉन चिप। जो हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट थी इसमें हम लोग बेसिकली ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर को मिनिमाइज करके एक सिलिकॉन चिप में प्लेस करते थे, उससे हमारी आईसी बन जाती थी। तो ये हमारी इंटीग्रेटेड सर्किट होती थी जिसको हम थर्ड जनरेशन में यूज किए थे। एडवांटेज की बात की जाए तो एडवांटेज इसका ये था कि दे वर फास्टर वेरी स्मॉलर, इसका बहुत ज़्यादा साइज छोटा हो गया क्योंकि हम लोग यहाँ पे ट्रांजिस्टर का मिनिमाइज करके यूज कर रहे हैं। चीपर एंड मोर रिलायबल देन प्रीवियस जनरेशन, ये हमारा चीपर हो गया, रिलायबिलिटी भी इसकी इंक्रीमेंट हो गई। इट वाइडली यूज फॉर साइंटिफिक एंड बिजनेस एप्लीकेशन। अब ये थोड़ा सा सस्ता हो गया तो इसको जो पर्सन थे, जो छोटे मोटे बिजनेसमैन भी थे, वो भी अपने बिजनेस में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज करने लगे, क्योंकि जब प्राइस कम हो जाता है किसी चीज़ का तो लोग उसके यूज करने वाले यूज़र जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। इसके बाद हमारा डिसएडवांटेज की बात करें, डिसएडवांटेज इसका ये था कि ये हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट से बना होता था जिसका साइज बहुत छोटा होता था, तो ये बहुत जल्दी हमारा हीट हो जाता था, हीट वेरी क्विकली, डिफ़िकल्ट टू मेंटेन। इसकी जो आईसी होती थी ये
बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो जाती थी कभी कभी, तो इसलिए इसके मेंटेनेंस में भी डिफ़िकल्टी आती थी। अब हमारा आता है फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की अगर ईयर की बात करें तो ये 1971 से 1989 तक था। आपको कहीं कहीं ये 1989 की जगह देखने को मिलेगा प्रेजेंट, मतलब कि अभी भी ये हमारा चल रहा है। प्रेजेंट भी आपको कहीं कहीं आपको देखने को मिल सकता है। जो फोर्थ जनरेशन वाला कंप्यूटर था, बेसिकली इसको फर्स्ट टाइम जो लॉन्च किया था वो हमारी इंटेल कंपनी जो है, जो हमारे प्रोसेसर वगैरह डेवलप करती है, उसने लॉन्च किया था। इसको हम लोग माइक्रो प्रोसेसर भी कहते थे। द माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च द फोर्थ जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर विथ 1000 ऑफ IC built into a single silicon chip. For example, Intel 4004 चिप फर्स्ट चिप इन 1971। ये जो चिप आई थी 1971 में आई थी। बेसिकली इसमें जो यूज की गई थी वो चिप यूज की गई थी 1000 ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। जो हमारी इंटीग्रेटेड जो IC थी उसको हम बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज करके बिल्ड किए थे एक सिंगल सिलिकॉन चिप में, और ये चिप हमने डेवलप की थी। तो ये हमारा था फोर्थ जनरेशन का। ये चीज़ आप याद रखिएगा, जो फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर है इसको फर्स्ट टाइम जो लॉन्च किया था वो हमारी इंटेल कंपनी ने लॉन्च किया था। अब इसके एडवांटेज की बात करें कि इसके क्या क्या एडवांटेज होते हैं। दिस कंप्यूटर कुड बी यूज्ड एज जनरल पर्पस कंप्यूटर। हम लोग इस कंप्यूटर को जनरल पर्पस के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे थे। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI इनेबल कंप्यूटर। बेसिकली जो हमारे फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो आए थे उसमें जो है हमारा GUI इनेबल आने लगा। अब तो हमारे जो कंप्यूटर आ रहे हैं उनमें अब तो हमारे GUI और साथ ही साथ हमारे जो आ रहे हैं CUI के भी हमारे इनेबल्ड कंप्यूटर आते हैं। इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, हमारे जो ग्राफिक्स होते हैं कंप्यूटर में वो इसी जनरेशन से इनेबल आने लगे थे। हम इसकी आगे चलकर जो हमारे दूसरे कोर्सेज इसके होते हैं, हम आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में जाएंगे तो वहाँ इसके बारे में बहुत अच्छे से आप पढ़ेंगे। तो आप बस यहाँ पर ये याद रखिएगा कि यहाँ पर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो हमारा फोर्थ जनरेशन में था वो इनेबल आने लगा था। इसके बाद अगर इसके डिसएडवांटेज की बात करें, दे वर नॉट इंटेलिजेंट सिस्टम। बेसिकली आज के जो लैपटॉप आ रहे हैं उसमें हम लोग AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी देखने को मिलता है, हम लोग उसमें AI भी यूज करते हैं। तो जो हमारा इस फोर्थ जनरेशन था इसमें हम लोग का इंटेलिजेंट सिस्टम नहीं था। ये हमारा एक तरह का डिसएडवांटेज था फोर्थ जनरेशन का। इसके बाद हमारा आता है फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन की अगर बात करें तो हमारा इसका अगर ईयर आप बात करेंगे तो आप प्रेजेंट केवल यहाँ पर लिख सकते हैं प्रेजेंट। इसमें क्या था कि इट कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द न्यू कंसेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमारा जो आज के समय के हम लोग कंप्यूटर सिस्टम यूज कर रहे हैं वो पूरा बेस्ड हमारा होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। एग्जाम्पल ऑफ फिफ्थ जनरेशन आर गूगल ट्रांसलेटर, रोबोटिक्स, न्यूरल नेटवर्क, गेमिंग। हमारे जो गेमिंग लैपटॉप होते हैं या हमारे गूगल ट्रांसलेटर हमारा जो होता है, हमारे रोबोट्स होते हैं, इनमें हम लोग AI यूज करते हैं। ये हमारे AI पे बेस्ड होते हैं, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी होती है। ये हमारा कंप्लीट हुआ यहाँ से जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। अब हमारा जो टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। जो हम लोग का डिजिटल कंप्यूटर होता है उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, अब हम उसके बारे में यहाँ बात करेंगे। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में हमेशा देखने को मिलेगा, चाहे वो 2 नंबर में आपको आ गया तो आपको केवल ये डायग्राम पूछ लेगा, या तो आपको 10 नंबर में पूछेगा तो वहाँ पे आपको इनके डायग्राम में जो पार्ट्स हैं उनको डिटेल में भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले डायग्राम से देखते हैं डायग्राम यहाँ पर क्या होता है। एक हमारा होता है इनपुट यूनिट, जो हमारा इनपुट हम लोग जहाँ से इनपुट करते हैं वो हमारे कीबोर्ड हो, माउस हो, ये हमारे इनपुट यूनिट होते हैं। एक हमारा आउटपुट होता है जहां हम लोग आउटपुट देखते हैं, हम रिजल्ट देखते हैं। जो हमारे मॉनिटर होते हैं, जो हमारे कंप्यूटर स्क्रीन होती है, स्क्रीन वगैरह होती हैं, ये हमारे होते हैं आउटपुट यूनिट। एक हमारा जो आता है बीच का हमारा होता है CPU सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट। जो हमारा मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर होता है वो हमारा CPU होता है। CPU में हमारे 2 पार्ट होते हैं, एक हमारा होता है ALU, एक हमारा होता है CU जो हमारा होता है कंट्रोल यूनिट। तो आपको इसमें इस पार्ट को आप पूरे को आप CPU लिख के इसमें 2 पार्ट बना सकते हैं, ALU और यहाँ पे हमारा CU जो हमारा कंट्रोल यूनिट है। ये हमारा होता है CPU। और उसके साथ साथ एक हमें स्टोरेज की ज़रूरत होती है जहाँ पे हम लोग अपने डाटा को स्टोर करते हैं रीड राइट करने के लिए, वो हमारा होता है मेमोरी। तो हमें मेमोरी की भी ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पे क्या है कि एरो का आप देखें कि इनपुट से हम लोग एरो दी गया हमारे
सीपीयू में गया। उसके बाद और यहाँ पे क्या हुआ, दोनों तरफ एरो, मतलब ये इन रीड और राइट दोनों करता है। कोई चीज़ की अगर इसको रीड करना है तो मेमोरी से ये रीड करता है, इसको राइट करना है तो मेमोरी में राइट करता है। उसके बाद हमारा रिजल्ट जाता है आउटपुट में। आप यहाँ पे एक डॉट डॉट लाइनिंग लगा दीजिएगा, जो हमारे इनपुट से हमारा जो इंटरनल सर्किट थोड़ा सा हमारी कनेक्टेड होती है वो हमारे मेमोरी से। अब हमें इसे डिटेल में बताना होगा, तो सबसे पहले हम लोग इनपुट यूनिट को लेते हैं। इनपुट यूनिट को हम लोग यहाँ पर डिटेल में इसकी हम बात करते हैं। सबसे पहला हमारा आता है इनपुट। इनपुट क्या होता है, बेसिकली इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंटरिंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इन द कंप्यूटर सिस्टम। द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन कैन बी इंटर्ड बाय यूजिंग डिफरेंट इनपुट डिवाइस सच एज कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉय स्टिक। जैसे हम लोग कीबोर्ड से हमें कोई इंटर करना होता है इंस्ट्रक्शन या कोई चीज़ हमें डाटा को इंटर करना है तो हम लोग कीबोर्ड से इंटर करते हैं, माउस से हम लोग इंटर करते हैं, स्कैनर का यूज करते हैं। तो ये चीज़ें क्या है, इनपुट डिवाइसेस हैं। वहाँ पे आपको बस यहाँ पे लिखना है थोड़ा सा कि ये हमारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं, हम लोग यहाँ से डाटा को इंटर करते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस हमारा क्या होता है, जहाँ पे हम लोग रिजल्ट देखते हैं। रिजल्ट मतलब हमारा मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर। हम लोग यहाँ पर जो आउटपुट रिजल्ट हमारे आते हैं हम लोग इसको वहाँ पर देखते हैं, रिजल्ट ऑफ डाटा। तो ये चीज़ हमारा होता है आउटपुट यूनिट। इसके बाद अगर बात करें प्रोसेसिंग जो हमारा मेन प्रोसेसिंग होती है कंप्यूटर में, उसकी बात करें। द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग ऑपरेशन ऑन द डाटा एज पर द इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाइड बाय द यूजर इज कॉल्ड प्रोसेसर। बेसिकली जो हमारे डाटा होते हैं, जो हम लोग डाटा देते हैं और जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको प्रोसेस जो करता है हम लोग उसे बोलते हैं प्रोसेसर। जो हमारे प्रोसेसिंग होती है, हम लोग कोई इंस्ट्रक्शन हमें देना है, जैसे आपको 2 नंबर का एडिशन करना है, कंप्यूटर में आपको 2 नंबर का एडिशन करना है तो आप क्या करेंगे, 2 नंबर को देंगे और इंस्ट्रक्शन दिए एडिशन का। तो वहाँ पे क्या हुआ, उसको प्रोसेस करके आपको रिजल्ट दे दिया। तो वो रिजल्ट क्या है, वो प्रोसेस होके आपके पास आया, वही हमारी प्रोसेसिंग हुई। आपको यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर जो हम डायग्राम जो हमने बनाया था इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद आप इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, सीपीयू, एएलयू, सीयू, मेमोरी, आप इनके बारे में अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। आपको एग्जाम्पल पता है, इसमें आपको इजीली अच्छे नंबर मिल जाएंगे। और ये आप ध्यान रखिएगा, इसके क्वेश्चन जरूर से जरूर आते हैं। अब इसके बाद हम बात करें कि हमारा सीपीयू क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब इट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इट परफॉर्म ऑल कैलकुलेशन एंड कंट्रोल्स द डिवाइस कनेक्टेड टू कंप्यूटर सिस्टम। द फास्टर द सीपीयू द क्विकर प्रोग्राम कैन प्रोसेस द इंस्ट्रक्शन। बेसिकली जैसे हमारा ब्रेन होता है, हम कोई वर्क करना होता है हम उसको कंट्रोल करते हैं, हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, वैसे ही जो हमारा कंप्यूटर का ब्रेन होता है वो सीपीयू होता है। वो पूरे इंस्ट्रक्शन को, जो कमांड्स होते हैं उनको देता है, पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है और हमारे प्रोसेस जो होते हैं, हमारे जो वर्क होते हैं उनको प्रोसीड करता है। जितना हमारा फास्टर सीपीयू होगा, जितना हमारा माइंड फास्टर होगा, उतनी जल्दी हमारा जो प्रोग्राम होगा वो इंस्ट्रक्शन को प्रोसीड करेगा। ये हमारी हुई सीपीयू की बात। आप यहाँ पे सीपीयू को जो है 2 पार्ट में लिख दीजिएगा, आपको उससे और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। हमने जैसे सीपीयू में 2 पार्ट की बात की थी, एएलयू और सीयू। एएलयू में बेसिकली हमने बताया कि यहाँ पे जो हमारे अरिथमेटिक लॉजिकल कैलकुलेशन होते हैं, जो हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जितने भी ये अरिथमेटिक या लॉजिकल यूनिट्स होते हैं, जो वर्क होते हैं, उसको यहाँ परफॉर्म किया जाता है। और सीयू में हमारा किया जाता है, जितने हमारे कंट्रोलिंग होते हैं वो हमारे सीयू में होते हैं। तो आप इसको थोड़ा सा एक एक लाइन में लिख दीजिएगा कि एएलयू हमारा परफॉर्म करता है अरिथमेटिक और लॉजिकल जो वर्क होते हैं और सीयू हमारा कंट्रोलिंग का काम करता है। आप इसको लिखेंगे तो आपके थोड़ा और अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके बाद हम बात करें स्टोरेज हमारा जो मेमोरी है, मेमोरी की बात हम करें यहाँ पर, तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेविंग डाटा इंस्ट्रक्शन परमानेंटली इन द कंप्यूटर सो दैट दे कैन बी यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग। अब यहाँ पे परमानेंटली की बात की गई, हम इसको भी आगे समझेंगे क्योंकि सभी मेमोरी हमारी परमानेंट किसी डाटा को स्टोर नहीं करती हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ स्टोरेज मेमोरी। सबसे पहला हमारा आता है प्राइमरी, जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है, जिसे हम लोग मेन मेमोरी भी बोलते हैं। अब मेन मेमोरी क्या होती है, हम यहाँ पर थोड़ा सा डिफिनीशन से देखते हैं, फिर इसके बाद आपको हम समझाते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में। इट इज़ द स्टोरेज एरिया दैट इज डायरेक्टली accessible by the CPU at very high speed. It is very expensive and limited in capacity. It is volatile मतलब temporary in the nature because when the computer is switched off the information stored gets erased. For example RAM. बेसिकली जो हमारा प्राइमरी स्टोरेज होता है वो हमारा होता है रैम।
जैसे हमारा रैम क्या होता है, जैसे हमारे मोबाइल में रैम होता है, रोम होता है, तो हमारा जो रैम होता है वो हमारा होता है प्राइमरी स्टोरेज, प्राइमरी मेमोरी। जो हमारा रोम होता है वो हमारी होती है सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी हमारे रैम में क्या होता है, हमारा रैम कम होता है मोबाइल का। हम जैसे मोबाइल यूज करते हैं 8 GB हमारा रैम होता है, 128 GB रोम होता है। मतलब आप यहाँ से रियल लाइफ एग्जांपल से आप आइडिया लगा सकते हैं कि जो हमारे साइज़ की अगर बात की जाए तो हमारे रैम की साइज़ कम होती है, जो हमारे रोम की साइज़ ज़्यादा होती है। और रैम हमारी साथ ही साथ काफ़ी एक्सपेंसिव भी होती है, हमारी महंगी आती है रैम, तभी तो हमारी रैम का यूजेस कम किया जाता है मोबाइल में, चाहे वो लैपटॉप हो। अगर हम बात करें रैम का, तो रैम का जो एवरेज प्राइस होता है, अगर 1 GB की बात करें तो लगभग 1000 रुपये में आता है। लेकिन अगर हम वहीं रोम की बात करें, रोम का जो प्राइस होता है, हम 1 TB, 1 GB नहीं 1 TB, उसका प्राइस लगभग 3000 एवरेज प्राइस होता है। तो यह काफ़ी एक्सपेंसिव होती है हमारी रैम। ये चीज़ें यहाँ पर हुई, और ये रैम जो होती है काफ़ी स्पीडली रन करती है, काफ़ी स्पीडली यहाँ पर वर्क होता है। ये हमारी बात हुई प्राइमरी स्टोरेज की। इसके बाद हमारा आता है सेकेंडरी स्टोरेज, जो हमारा होता है सेकेंडरी मेमोरी, या हम इसे ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। ये क्या होती है, नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल मतलब परमानेंट। अगर हम कोई प्रोसेस को परफॉर्म कर रहे हैं और अचानक हमारा लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम ऑफ हो जाता है, तो हमारा जो डाटा होता है वो डिलीट नहीं होता है। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं नॉन वोलाटाइल। वहाँ पे वोलाटाइल शब्द का यूज किया गया था। वोलाटाइल मतलब होता है जब हमारा पावर ऑफ हो जाएगा तो आपका डाटा जो होता है वो इरेज हो जाता है। ये हमारा डिफरेंसेस होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में। और क्या चीज़ें दी गई हैं ये हम देखते हैं। इट इज़ नॉन वोलाटाइल इन नेचर बिकॉज व्हेन वी कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ द इंफॉर्मेशन स्टोर डज नॉट इरेज। फॉर एग्जाम्पल रोम, इट हैज़ मोर स्टोरेज स्पेस एंड लेस एक्सपेंसिव। हम इन सब चीज़ों के बारे में बात कर लिए कि जो हमारा रोम होता है ये हमारा सस्ता होता है, रैम हमारा महंगा होता है, और इसकी स्पीड हमारी जो रैम से स्लो होती है रोम की स्पीड। और वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल की बात हमने यहाँ कर ली। अब हम लोग बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले क्या चीज़ें यहाँ पर दी गई है। सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या होता है, ये एक तरह से सेट ऑफ प्रोग्राम और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का एक तरह से कॉम्बिनेशन होता है। सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर जो हमारे पास होते हैं, एक हमारा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक हमारा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, हमारा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। हम इनके बारे में आगे चलकर डिफिनीशन से और अच्छे से बात करेंगे। हम लोग यहाँ पर बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम को देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या। बेसिकली जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये एक तरह का इंटरफेस होता है। जब हमें कोई काम कंप्यूटर सिस्टम से करवाना है, कंप्यूटर हार्डवेयर से करवाना है, तो उसके बीच में एक इंटरफेस होता है जो उस काम को परफॉर्म करवाता है, वो हमारा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज़ द इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर आपको डिटेल में जानने है तो आप यहाँ पर आई बटन में एक वीडियो आ रहा होगा, आप उसे देख सकते हैं। जो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की प्लेलिस्ट पढ़ाई है उसमें हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत ही डिटेल में एग्जांपल के साथ बताया है। आप उसमें जो लेक्चर नंबर 1 है ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज का, उसमें आप ऑपरेटिंग सिस्टम को फुली जान सकते हैं। हम यहाँ पर ही बताएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, लेकिन उतना डिटेल में हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे। इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। बेसिकली जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा हैंडल किया जाता है। वो पूरे मैनेज जो किए जाते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही मैनेज किए जाते हैं। जैसे आपके पास एग्जांपल में आप देख सकते हैं, आपके पास मोबाइल होता है, आप बेसिकली जो मोबाइल यूज कर रहे हैं वो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का है। उसमें जो ओएस है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो एंड्रॉयड का है। आप लैपटॉप यूज करते हैं, विंडो का लैपटॉप यूज करते हैं, तो वो विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप कोई आईपैड है, मैकबुक यूज करते हैं, तो उसमें मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम सबके अलग अलग होते हैं। आप देखते हैं कि जो एप्लीकेशन विंडो में चलेंगे वो एंड्रॉयड में नहीं चलते, जो एंड्रॉयड में चलते हैं वो मैक में नहीं चलते। तो ये क्या है, सभी जो सॉफ्टवेयर बने होते हैं वो सब अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बने होते हैं। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कोई हार्डवेयर है, हमारा सीपीयू है, रैम है, इनपुट आउटपुट डिवाइस है, उससे अगर इंटरेक्शन करना है यूज़र को, तो वहाँ पे एक सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है। हमारा सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको अगर बोलें तो ये पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम में आप बोल सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक हमारा होता है सेल, एक हमारा होता है कर्नेल। हम कर्नेल की यहाँ पर बात करेंगे। कर्नेल क्या होता है, सेल क्या होता है, हम इसको बता दें।
सेल बेसिकली क्या होता है, जो यूजर से इंटरेक्ट करता है, जो सॉफ्टवेयर होता है वो यूजर से इंटरेक्ट करता है, वो सेल का पार्ट होता है। और जो कर्नेल मेन काम करवाता है वो कोर पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो इंटरेक्ट करता है हमारे हार्डवेयर से। ये थोड़ा सा बात की हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की। हमने पहले बताया कि आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप उस वीडियो में देख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमने पढ़ा उसके क्या क्या फंक्शनलिटी होती हैं। एक होती है सर्विस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, एक होता है फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर जो डिफिनीशन से देखते हैं, क्योंकि आपको थ्योरेटिकल यहाँ पर चीज़ें लिखना है तो डिफिनीशन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पूछा कि व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड राइट डाउन इट्स फंक्शंस, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट लिखना होगा, आपको पेजेस भी भरना होगा, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। इट कंट्रोल द डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर एंड इफिशिएंटली यूटिलाइज हार्डवेयर कंपोनेंट सच एज CPU, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस। बेसिकली यहाँ पे फंक्शन की बात यही की गई कि एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो इफिशिएंटली हार्डवेयर कंपोनेंट का काम करवाता है, वो चाहे हमारा CPU हो, मेमोरी हो, इनपुट आउटपुट डिवाइस हो। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है। बेसिकली जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसके थ्रू हम लोग जो काम होते हैं उनको बहुत ही इफिशिएंटली कर सकते हैं। जो हमारा CPU का यूज़ है, मेमोरी का यूज़ है, जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का यूज़ है, इनको हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अच्छे से का मतलब यह है कि हमारा कोई मेमोरी खाली ना जाए, कोई हमारा CPU खाली ना बैठे, जो हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं वो खाली ना रहें, हर चीज़ें का वर्क होता रहे, इसलिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते हैं। अब बात करें इसके आगे पॉइंट की, इट एनेबल्स यूज़र टू ईजिली इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर हार्डवेयर। बेसिकली ये क्या है कि एक तरह का इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिससे कि यूज़र ईजिली हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर सके और अपने प्रोसेस, अपने वर्क को प्रोसीड करवा सके। इसलिए हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में। आप बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के भी कंप्यूटर सिस्टम बना सकते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या होगा कि आपके जो वर्क होंगे वो इफिशिएंटली नहीं होंगे। यही होता है बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर का और विथ ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर का। इट एनेबल ए यूज़र टू एग्जीक्यूट मोर देन वन टास्क एट द सेम टाइम टू इन्हांस प्रोडक्टिविटी। बेसिकली ये चीज़ आपको और ज़्यादा समझ में आएगी जब आप सेकेंड ईयर में जाएंगे, आपके वहाँ पर एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट ही रहेगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वहाँ पर आप इसको बहुत ज़्यादा डीपली समझेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में समझेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। भाई यहाँ पर तो हम लोग बस थोड़ा सा आइडिया लेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसके फंक्शंस क्या हैं, और इससे क्योंकि हमें थोड़ा सा आगे डिटेल में देखना है कि लिनक्स क्या होता है, यूनिक्स क्या होता है, इसलिए हमको थोड़ा सा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी ज़रूरी है। तो यहाँ पर दिया बोला है कि मोर देन वन टास्क। मोर देन वन टास्क मतलब ये कि हम एक समय में एक से ज़्यादा टास्क को कर सकें, अपने CPU में वर्क करवा सकें, इसलिए होता है। और एक चीज़ यहाँ पर आप नोट करिएगा कि CPU में एक समय में केवल एक ही प्रोसेस वर्क करता है, एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है। एक CPU में एक से ज़्यादा प्रोसेस एक समय में एग्जीक्यूट नहीं हो सकते। वो आगे पीछे लाइन से वर्क करेंगे लेकिन एक साथ वर्क कभी नहीं कर सकते हैं। It loading the appropriate data and program in the located space, execute them and removing them from memory. It allow user to create, delete, copy, rename files. बेसिकली जितने हमारे वर्क होते हैं, हमें कोई फाइल को क्रिएट करना है, डिलीट करना है, कॉपी करना है, रीनेम करना है, तो ये सब हमारे काम करवाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये चीज़ हुआ हमारे फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। रैम और रोम में क्या क्या डिफरेंस होते हैं हम यहाँ पर एक बार थोड़ा सा और देख लेते हैं। हम लोग इसको यहाँ पर दोनों को कंपेयर करके थोड़ा देखते हैं कि रैम और रैम में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। रैम की बात करें तो रैम का अगर फुल फॉर्म जो हमारा होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, और जो रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। फुल फॉर्म की अगर हम इसकी बात करें, अब यहाँ पर हम इसके क्या क्या डिफरेंसेस हैं कंपेयर करते हैं, क्या क्या यहाँ पर दिए गए हैं। इट इज़ ए रीड राइट मेमोरी। बेसिकली जो हमारा रैम होता है वो रीड और राइट दोनों वर्क करता है। जो हमारा रोम होता है वो रीड ओनली मेमोरी होता है। इट इज़ वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल की बात हमने पहले भी की। वोलाटाइल क्या होता है कि अगर हमारा पावर ऑफ हो जाता है तो हमारे जो डाटा होते हैं वो इरेज हो जाते हैं। जो नॉन वोलाटाइल होता है वहाँ पे पावर ऑफ होने के बाद भी हमारे डाटा इरेज नहीं होते हैं। डाटा इन रैम कैन बी मॉडिफाइड। जो हमारा डाटा रैम में होता है
हम उसमें मॉडिफिकेशन ला सकते हैं, लेकिन जो हमारे रोम में डाटा होते हैं हम उसमें मॉडिफिकेशन नहीं ला सकते हैं। रैम इज़ कॉस्टली, हमने पहले भी बात की कि जो हमारा रैम होता है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है। रोम इज़ चीपर देन रैम, जो रोम होता है वो काफ़ी ज़्यादा सस्ता होता है रैम के मुकाबले में। और आप यहाँ पर बता सकते हैं कि स्टोरेज जो होता है हमारा, स्टोरेज रोम का काफ़ी कम होता है, रैम का काफ़ी ज़्यादा होता है। अब हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन लिनक्स एंड यूनिक्स। लिनक्स एंड यूनिक्स के डिफरेंसेस में आपको बहुत जगह क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बेसिकली यहाँ पे डिफरेंसेस ही पूछता है कि लिनक्स और यूनिक्स में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। ये 5 नंबर में कई बार क्वेश्चन पूछे गए यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में। तो यहाँ पर अगर बात करें लिनक्स की, अब लिनक्स और यूनिक्स बात करने से पहले समझें कि इन दोनों के साइंटिस्ट कौन थे। यूनिक्स के जो साइंटिस्ट थे वो हमारे थे डेनिस रिची। डेनिस रिची का नाम तो आपने सुना ही होगा। जो हमारे डेनिस रिची हैं उन्होंने ही सी लैंग्वेज और उनके एक फ्रेंड थे, दोनों लोग ने मिलकर सी लैंग्वेज का डेवलपमेंट किया था। और इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने फिर उसके बाद सी लैंग्वेज से ही हम एक यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया। ये लिनक्स और यूनिक्स दोनों एक तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम ही हैं, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम ही हैं, जो कि लिनक्स अलग ऑपरेटिंग सिस्टम का मॉडल है, यूनिक्स अलग ऑपरेटिंग सिस्टम का मॉडल है। तो जो यूनिक्स के डेवलपर थे वो डेनिस रिची थे और इन्होंने इसको डेवलप किया था 1971 में। आप ये चीज़ भी आप लाइन से लिख सकते हैं कि इसको डेवलप बाई डेनिस रिची 1971। ये भी एक तरह का डिफरेंस हो जाएगा। और जो लिनक्स था इसको क्रिएट किया था लिनस ने। लिनस एक साइंटिस्ट थे जो कि लिनस नाम से ही उन्होंने एक लिनक्स बनाया था जो ऑपरेटिंग सिस्टम था। यहाँ पे यस होता है उनके नाम में और यहाँ पर यक्स होता है। ये भी डिफरेंसेस आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो हमारा लिनक्स है ये डेवलप बाई था हमारा लिनस से। ये हमारा हुआ था 1991 में। तो ये चीज़ आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो लैंग्वेज यूज की गई थी वो हमारी थी सी और हमारी असेंबली लैंग्वेज। इन दोनों के लैंग्वेज मिलाकर ये हमारा जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था ये हमारा डेवलप किया गया था। जो यूनिक्स था उसमें हम लोग केवल सी लैंग्वेज का यूज किए थे। सी लैंग्वेज से उन्होंने यूनिक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था। अब यहाँ पर बात करें कि ऑपरेटिंग सिस्टम के 2 मॉडल यहाँ पर दिए गए हैं। तो आप यहाँ पर डिफरेंसेस पढ़ने से पहले ये समझें कि जैसे ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक काम है, उसमें 2 हमारे पास कंपनी है, एक लिनक्स और एक यूनिक्स, जो हमें अलग अलग तरह के मॉडल के ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। यूनिक्स में अगर बात करें जो हमारे लैपटॉप में होते हैं विंडो, मैक, ये हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ये यूनिक्स कंपनी का है। लिनक्स की बात करें तो इसके जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं सेलोरीज होता है, उबुंटू होता है, रेड हैट होता है। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे होते हैं ये लिनक्स के हैं। तो ये डिफरेंसेस होते हैं। यहाँ पर पहले आप एग्जाम्पल में बाद में आप लिखिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर पार्टीशन से बात करें कि क्या क्या डिफरेंसेस दिए गए हैं। इट इज़ एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज़ फ्रीली अवेलेबल। और ये क्या है, इट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम विच कैन ओनली बी यूज्ड इट्स कॉपी राइटर। बेसिकली जो हमारा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था इसको कोई भी यूज कर सकता है, ये फ्रीली अवेलेबल है। लेकिन जो हमारा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको केवल रजिस्टर्ड पर्सन यूज कर सकते हैं और ये पेड होता है। ये जो हमारा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये पेड होता है और यहाँ पे रजिस्टर्ड लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कॉपीराइट जो होता है वो भी यहाँ पर एप्लीकेबल होता है। इट कैन बी यूज बाय एनीवन इंक्लूडिंग होम यूज़र एंड डेवलपर। इसको कोई भी यूज कर सकता है, वो चाहे होम यूज़र हो चाहे डेवलपर हो। लेकिन जो हमारा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको केवल इट डेवलप मेनली फॉर सर्वर और पर्सनल कंप्यूटर। जो हमारे पर्सनल कंप्यूटर हों या सर्वर हैं उनके लिए डेवलप किया गया था। इट इज़ पोर्टेबल इन नेचर, इट इज़ नॉट पोर्टेबल इन नेचर। पोर्टेबल की बात हम करें कि पोर्टेबल का मतलब यहाँ पर क्या हुआ। पोर्टेबल का मतलब ये होता है कि आप ये वाला जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इसको आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे वो हमारा लैपटॉप हो, हमारा टैबलेट हो। लेकिन जो हमारा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये कुछ प्लेसेस के लिए, कुछ डिवाइसों के लिए स्पेसिफाइड ही होता है। तो ये पोर्टेबल नहीं होता है, नॉन पोर्टेबल होता है। एग्जाम्पल में हमने पहले ही बात कर ली, एग्जाम्पल क्या क्या इसके होते हैं। अब हम लोग देखेंगे कंपोनेंट ऑफ लिनक्स सिस्टम। हम लोग यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ लिनक्स सिस्टम देखेंगे। बेसिकली ये जो कंपोनेंट होते हैं ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के ही कंपोनेंट होते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला कंपोनेंट होता है कर्नल। कर्नल हमारा कोर पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को। हम इसको अभी और थोड़ा डिटेल में आपको समझाते हैं। सिस्टम लाइब्रेरी,
सिस्टम लाइब्रेरी बेसिकली एक फंक्शन और प्रोग्राम होता है जिसकी हेल्प से हम लोग जो कर्नल जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है हम उसको एसेस कर पाते हैं। और सिस्टम यूटिलिटी वो है एक, हम इसमें हमारा सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है जो कि कुछ परमानेंट कामों के लिए, कुछ परमानेंट टास्क के लिए स्पेसिफाइड होता है। जैसे हमारा एंटीवायरस कोई सॉफ्टवेयर होते हैं, हम लोग बहुत से सॉफ्टवेयर रखते हैं जिसके वजह से हमारे मोबाइल में कोई तरह का या हमारे सिस्टम में कोई तरह के वायरस वगैरह आते हैं तो वो उनसे हमें बचाता है। ये यहाँ पे कर्नल, सिस्टम लाइब्रेरी और हमारे सिस्टम यूटिलिटी की डिफिनीशन दी गई। यहाँ पर देखिए दिया गया, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू डू स्पेशलाइज्ड इंडिविजुअल लेवल टास्क। ये एक इंडिविजुअल लेवल टास्क के लिए स्पेसिफाइड होते हैं। अब हमारा जो इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, ये बहुत बार एग्जाम में आया है कि लिनक्स आर्किटेक्चर का वो क्वेश्चन पूछता है, तो हम लोग यहाँ पे लिनक्स आर्किटेक्चर देखेंगे। ये जो आर्किटेक्चर होता है, हम जैसे कि पढ़ रहे हैं, हम जानते हैं कि लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का भी आर्किटेक्चर अगर आपको पूछता है तो आप वहाँ पे भी से बना सकते हैं। तो इस आर्किटेक्चर को देखने से पहले हम जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है उन सबको देखते हैं। तो हम यहाँ पर जानते हैं कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक हमारा होता है सेल, एक हमारा होता है कर्नेल। आप अगर नहीं जानते हैं तो आप तब भी से देखिए कि एक हमारा होता है सेल, एक हमारा होता है कर्नेल। कोई यूज़र आया, कोई हमारा एक यहाँ पे यूज़र है, यहाँ पे कोई यूज़र है, उसे कोई काम कराना है, कोई टास्क कराना है, तो वो इंटरेक्ट करेगा हमारे सेल से। जो यूज़र इंटरेक्शन होगा वो सेल होगा। सेल इसमें क्या होगा, सेल इंटरेक्ट करेगा यूज़र से, फिर उसके बाद ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी है ये इंटरेक्शन करेगा कर्नेल से। कर्नेल से इंटरेक्ट करे, कर्नल फिर इंटरेक्ट करेगा जो हमारे हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं, वो चाहे हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइस हों, चाहे वो हमारे मॉनिटर हो, कीबोर्ड हो या मेमोरी वगैरह हो, ये सब डिवाइसेस जो हैं इनसे हमारा कर्नेल इंटरेक्ट करता है। हमें कोई रिजल्ट दिखना है तो हमें रिजल्ट अगर मॉनिटर के थ्रू देखना है तो उससे कर्नेल इंटरेक्ट करेगा, वो रिजल्ट हमें कर्नेल मॉनिटर पे शो कराएगा। वो यही चीज़ यहाँ पर दी गई, इसके 4 लेयर में इसका डिवीज़न किया है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे यूज़र, सेल, कर्नेल, हार्डवेयर, ये 4 यहाँ से आप समझ सकते हैं, वही यहाँ पे चीज़ें बनाई गई है। ये बीच में हमारा हार्डवेयर दिया गया है जहाँ पे हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। ये उसके बाद हमारा आया कर्नेल, फिर हमारा सेल, और ये हमारे एप्लीकेशन है जहाँ पे अपने यूज़र कमांड देता है। हम एप्लीकेशन, कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, वहाँ पे कोई स्पेसिफिक टास्क देते हैं, हम वही जो हमारा एप्लीकेशन है फिर वो हमारे सेल से इंटरेक्ट करता है। तो ये आप यहाँ पर इसका आर्किटेक्चर बना दीजिएगा, आप एक डायग्राम इस सर्कल में बना दीजिएगा। आप इसका आर्किटेक्चर ऐसे बना सकते हैं, आप ट्रायंगल में जैसे बना सकते हैं, यहाँ पे 4 पार्ट लिख सकते हैं आप, हार्डवेयर, कर्नेल, सेल और एप्लीकेशन वगैरह। यहाँ पे आप एप्लीकेशन की जगह डायरेक्ट यूज़र भी लिख सकते हैं। ये आर्किटेक्चर आप बनाएंगे। तो ये एग्जाम में आया है, आप इसका ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आते रहते हैं। यहीं पे यहाँ पर दिया गया है कि हार्डवेयर बताया गया, हार्डवेयर में हमारे जो इनपुट आउटपुट डिवाइस आते हैं, एग्जाम्पल में हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, रैम, CPU, स्कैनर, माउस, प्रिंटर, जॉयस्टिक, कीबोर्ड, ये जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं वो हमारे यहाँ पर दिए गए हैं। दूसरा हमारा कर्नेल, कर्नेल की हमने बात की। कर्नेल क्या है, इट इज़ कोर कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरेक्ट डायरेक्टली विथ हार्डवेयर। ये जो कर्नेल होता है डायरेक्टली हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता है। इट प्रोवाइड लो लेवल सर्विसेज टू अपर लेयर कंपोनेंट। जितने भी लो लेवल सर्विसेज होती हैं उनको अपर लेवल जो कंपोनेंट होते हैं, जो हमारा CPU है, इनको प्रोवाइड करता है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर दिया गया सेल, जिसकी हमने बात कर ली कि हमारा ये यूज़र से इंटरेक्ट करता है। और यहाँ पे यूटिलिटीज़ यहाँ पे क्या दी गई है, यूटिलिटी प्रोग्राम गिविंग यूज़र मोस्ट ऑफ द फंक्शनलिटीज़ ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। बेसिकली यूटिलिटी प्रोग्राम जो होते हैं वो यूज़र को बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के जो फंक्शनलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करते हैं। मैं आपको एक बार फिर रेफर करूंगा, आप ऑपरेटिंग सिस्टम का जो लेक्चर नंबर 1 था जिसमें हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को डिटेल में बताया था, ये ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, आप इसको एक बार ज़रूर देखें। 7 से 8 मिनट का वीडियो है जिसको आप देखकर अच्छे से ऑपरेटिंग सिस्टम समझ लेंगे। इसके बाद हमारा आता है कंप्यूटर लैंग्वेजेस। अब हमारा यहाँ से बेसिकली जो लैंग्वेज, जो प्रोग्रामिंग की बात शुरू हो रही है। हमने अभी तक जितनी चीज़ें समझी वो तो हम लोग समझ रहे थे, क्या क्या हमें टर्मिनोलॉजी यूज करना था, क्या कौन सा होता था, ये चीज़ समझे। यहाँ से हम लोग लैंग्वेज के बारे में अब स्टार्ट करेंगे। जैसे हमारी लैंग्वेज होती है, कोई हिंदी में बात करता है, कोई इंग्लिश में बात करता है, कोई मराठी में बात करता है,
कोई उर्दू में बात करता है, लेकिन मतलब हर चीज़ का वही होता है। जो चीज़ उस भाषा में आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, आप हिंदी में भी बोल सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे जो कंप्यूटर की भी लैंग्वेजेस होती हैं, जो हमारी सबसे पहली है मशीन लैंग्वेज, जिसको कंप्यूटर डायरेक्टली समझता है। ये लैंग्वेज को कंप्यूटर समझता है, जो हमारी बाइनरी लैंग्वेज होती है 0-1, जिसे हम लोग लो लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं। उसके बाद हमारा है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या होती है? जो मिडिल लेवल लैंग्वेज होती है। इसको कंप्यूटर डायरेक्टली नहीं समझता। कंप्यूटर को समझाने के लिए हमें यहाँ पर कुछ डिवाइसेस यूज करते हैं, जिससे कि कंप्यूटर उसे समझ सके। जैसे हम अगर हिंदी समझते हैं, कोई इंग्लिश में बोल रहा है, तो हम कोई ट्रांसलेटर रखते हैं, वो हमें उस इंग्लिश को समझ के हिंदी में समझाता है। उसी तरह यहाँ पे भी होता है कि असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करके मशीन लैंग्वेज में, फिर हमारी वो लैंग्वेज को कंप्यूटर समझ पाता है। उसी तरह जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, वो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज होती है, जिसमें आपकी सी होती है, C++, पाइथन, जावा, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, जिनके थ्रू हम लोग बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम लिखते हैं। उसको भी कंप्यूटर नहीं समझ पाता, उसको भी हम कंपाइलर के थ्रू कन्वर्ट करके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। ये यहाँ पे हमने कुछ टर्म दिए गए हैं, जैसे असेंबलर। असेंबलर क्या होता है? इट इज़ ए प्रोग्राम विच ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। जैसे असेंबली लैंग्वेज था, लेकिन मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर समझता है, तो हम असेंबलर के थ्रू इस असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं मशीन लैंग्वेज में। उसी तरह हमारा यहाँ पे कंपाइलर है। इट इज़ ए प्रोग्राम विच ट्रांसलेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। तो वहाँ पे क्या है, हम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी ये दी गई है, इसको हमारा कन्वर्ट करता है कंपाइलर। तो आपको ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है कि कंपाइलर क्या होता है, असेंबलर क्या होता है, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ बताना है कि असेंबलर हमारा है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, हमारा कंपाइलर जो होता है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो ये चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। मैं फिर एक बार कह रहा हूँ, ये नोट्स आप डाउनलोड कर लीजिएगा, इसको PDF फॉर्म में निकलवा लीजिएगा और इसको अच्छे से पढ़िएगा। उसके बाद हम देखते हैं इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या होता है? इट इज़ ए प्रोग्राम विच ट्रांसलेट स्टेटमेंट ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज। जो हमारे हाई लेवल लैंग्वेज के स्टेटमेंट्स होते हैं, उनको ये कन्वर्ट करता है हमारे लो लेवल लैंग्वेज में, जो लो लेवल लैंग्वेज हमारी मशीन लैंग्वेज होती है। यहाँ पे देखिए डिफरेंस के फॉर्म में दिया गया है। कभी कभी ये डिफरेंस पूछ लेता है कि मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज के बीच में क्या डिफरेंस है, असेंबली लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बीच में क्या डिफरेंस है, मशीन लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बीच में क्या डिस्टेंस है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछते रहते हैं। तो वहीं पे यहाँ पे चीज़ दी गई है कि मशीन लैंग्वेज कंसिस्ट बाइनरी कोड, ये हमारा जो असेंबली लैंग्वेज कंसिस्ट करती है निमोनिक्स लाइक एब्रीवेशन सिंबल्स। जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंसिस्ट करती है, वो हमारे इंग्लिश के जो स्टेटमेंट होते हैं वो सब कंसिस्ट करती है। ये डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव होती है कंप्यूटर में। ये हमारी असेंबलर से हम इसको कन्वर्ट करना पड़ता है मशीन लैंग्वेज में। जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, उसको भी हम लोग कन्वर्ट करते हैं मशीन लैंग्वेज में। ये लो लेवल है, ये मिडिल लेवल है, ये हाई लेवल है। ये यहाँ पे क्या है, प्रोसेसर डिपेंडेंट लैंग्वेज होती है। ये प्रोसेसर पर डिपेंड, लेकिन ये क्या होती है, जो हमारी असेंबली लैंग्वेज, ये भी प्रोसेसर डिपेंडेंट होती है। जो लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, जो हमारी सी है, C++, जावा, पाइथन, ये इंडिपेंडेंट होती हैं प्रोसेसर में। तो ये फॉर्म आप वहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ये क्या है, नो फॉर्मल स्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड, नो फॉर्मल लैंग्वेज स्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे हमारा फॉर्मल स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड होता है। हमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी होती है, हमें इसको फॉर्मल वे में, जो हमारा इसका वे होता है, उसके फॉर्म में लिखना होता है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। तो ये क्वेश्चंस जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में आ चुके हैं, हम उनको यहाँ पर दे रखे हैं। इसको आप क्वेश्चन फॉर्म में समझिएगा। इनको आप यहाँ पर देख लीजिए। हमने कंपाइलर इंटरप्रेटर की बात कर ली, वही चीज़ यहाँ पे भी लिखना है कि जो कौन सा कन्वर्ट करता है, वो आपने समझ लिया कि कंपाइलर क्या है, इंटरप्रेटर क्या है। तो उनके बीच में आप इजीली डिफरेंस लिख सकते हैं। तो ये आप ज़रूर पढ़िएगा। मैं यहाँ पर डिस्कशन इसकी ज़्यादा नहीं अब करूँगा, क्योंकि हम इनको पहले पढ़ चुके हैं। अब टाइम ना वेस्ट करते हुए अब यहाँ पर देखिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट कर लिए। ये क्वेश्चन यही है, ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। ये 5 नंबर में पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप इनको इस फॉर्म में आप थोड़ा सी एग्जाम्पल के साथ रखेंगे, तो जिससे थोड़ा आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। यहाँ पर दिया गया डिफरेंस बिटवीन लिंकर एंड लोडर। अब लिंकर एंड लोडर हमने अभी नहीं पढ़ा, तो हम इनको इस यहाँ पर देख लेते हैं। लिंकर क्या होता है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लिंकर इज जनरेट एग्जीक्यूटेबल फाइल। बेसिकली जो लिंकर का ऑब्जेक्टिव होता है
वो हमारी जो कंप्यूटर में एग्जीक्यूट हो सकें जो फाइल, उनको जनरेट करता है। लोडर क्या होता है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लोडर टू लोड एग्जीक्यूटेबल फाइल इनटू मेमोरी। जो हमारी मेमोरी होती है उसमें ये लोड करता है जो हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं। लिंकर टेक्स इनपुट ऑफ ऑब्जेक्ट कोड जनरेट बाय कंपाइलर। ये जो इनपुट लेता है ये जो जनरेट होता है हमारे कंपाइलर से होता है, लेकिन जो लोडर होता है ये इनपुट हमारा लेता है जो लिंकर से, क्योंकि ये एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाया, अब इसको लोड करना है तो इसने लिंकर ने फाइल को बनाया, अब ये वहाँ से फाइल को लेकर वहाँ पे लोड करेगा। लिंकर आर टू टाइप्स हमारे होते हैं, लिंकेज एडिटर, डायनेमिक एडिटर। उसके बाद यहाँ पे अगर लोडर की बात करें तो ये 4 टाइप के होते हैं। हमारा एब्सोल्यूट होता है, री एलोकेटिंग, डायरेक्ट लिंकिंग, बूट स्ट्रैप, ये हमारे होते हैं लोडर। तो आप इनका ध्यान रखिएगा, आप यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर लिख दीजिएगा। लिंकर कैन डिफाइन एज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग वेरियस टाइप ऑफ कोड, सोर्स कोड टू ऑब्टेन एग्जीक्यूटेबल फाइल। लोडर कैन डिफाइन एज प्रोसेस लोडिंग एग्जीक्यूटेबल फाइल टू मेन मेमोरी फॉर फर्दर एग्जीक्यूशन। मेन मेमोरी में लोड करता है जो हमारे आगे के प्रोसेस होते हैं उसके लिए। द लिंकर लिंक्स द ऑब्जेक्ट कोड एंड द हेडर फाइल इनटू आउटपुट ऑफ एग्जीक्यूटेबल फाइल। द लोडर लोड एग्जीक्यूटेबल फाइल गेन फ्रॉम द लिंकर टू मेन मेमोरी। ये सब हमने बातें यहाँ पे कर ली, जो चीज़ें ये डिफ्रेंशिएट हमने कर लिया लिंकर और लोडर में। तो आपसे अगर लिंकर के बारे में पूछता तो तब भी आप वहाँ पर लिख सकते हैं कि लिंकर जो हमारा होता है इसका ऑब्जेक्टिव होता है हमारी जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती हैं उसको जनरेट करने के लिए। लोडर पूछ लिया तो वहाँ पे कि ये हमारा मेन मेमोरी में लोड करने के लिए यूज किया जाता है। तो आप वहाँ पे इसकी डिफिनीशन अगर 2 नंबर में पूछता है वो भी लिख सकते हैं। 10 नंबर में क्वेश्चन आता है अगर डिफरेंशिएशन का तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है अब एल्गोरिथम। अब मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एल्गोरिथम का, यहीं से अब हमारी स्टार्ट होती है प्रोग्रामिंग। हमने अभी तक सब चीज़ें पढ़ा कि क्या क्या हमारे यहाँ डिटेल में था, अब यहाँ से हम प्रोग्रामिंग के पार्ट में इंटर कर रहे हैं। तो आप ये नहीं समझिएगा कि हमने जो पीछे का पढ़ा वो चीज़ें हमारे इम्पॉर्टेंट नहीं थी, वो बहुत इम्पॉर्टेंट थी। जैसे युद्ध के पहले हमें तैयारी करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, उसी तरह हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर सीखना है तो उसमें इंटर करने से पहले हमें ये जितनी भी जानकारियाँ थी ये हमें होनी चाहिए, तब तो हमें चलेगा कौन सा बंदूक है कौन सी गोली है। एल्गोरिथम क्या होता है ये हम यहाँ पर देखते हैं। एल्गोरिथम क्या है? इट इज़ ए प्रोसीजर ऑफ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ स्टेप टू सॉल्व ए पार्टिकुलर प्रॉब्लम। बेसिकली ये एक प्रोसीजर होता है, जैसे हमें कोई खाना बनाना है, हमें कोई सब्जी बनानी है तो उसका एक प्रोसीजर होता है कि पहले हमने गैस जलाकर उस पर कढ़ाई रखी, फिर हमने उसमें थोड़ा ऑयल डाला, आपने उसमें जीरा प्याज डाला, फिर आपने उसमें कटिंग वेजिटेबल्स डालें, तो तब उसके बाद आपका एक प्रोसीजर हुआ वहाँ पे, उसके बाद तब आपकी सब्जी स्वादिष्ट बनी। तो ये चीज़ यहाँ एक प्रोसीजर है, इसका हमें उस प्रोसीजर को इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी फॉलो करना पड़ता है, तभी हमारे जो कोड होते हैं, जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो एग्जीक्यूट हो पाती है। एग्जाम्पल में जैसे यहाँ पे दिया है कि राइट ए एल्गोरिथम टू ऐड 3 नंबर। बेसिकली हम ये एल्गोरिथम का एक एग्जांपल यहाँ पे है कि हम कोई नंबर को ऐड करना है। जैसे हम लोग कैलकुलेटर में यूज करते हैं, हम 2 नंबर को ऐड करते हैं, हम तो इजीली यहाँ पे 2 + 2 डाल दिए, लेकिन उस नंबर को एडिशन करने के लिए उस कैलकुलेटर में प्रोग्रामिंग की गई होती है। वो उस प्रोग्रामिंग के बेस पे आपके जो नंबर आप इंटर करते हैं उसको ऐड करता है, मल्टीप्लाई करता है, वो वहाँ पर कोडिंग की गई होती है, वो उस पर वर्क करता है। तो यहाँ प्रोसीजर में देखिए, सबसे पहले हमें अगर ऐड करना है तो हमने स्टार्ट किया स्टेप 1। बेसिकली जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं वहां पे आपको ये बोलेगा कि आप एक प्रोग्राम लिखिए और इसका एल्गोरिथम भी लिखिए। तो जब एल्गोरिथम में पूछेगा तो आपको स्टेप 1 लिखना है स्टार्ट। स्टेप 2 में हमारा क्या है? रीड नंबर 1, रीड नंबर 2, रीड नंबर 3। हमें 3 नंबर को ऐड करना है तो हमको तीनों को रीड करना होगा। स्टेप 3 में क्या है? रिजल्ट हमारा आएगा। रिजल्ट में क्या है? हमारा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 को हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। चौथा स्टेप क्या है कि हम उस नंबर को जो ऐड किए हैं हम उसको प्रिंट करेंगे, जो हमारे मॉनिटर होगा हम वहाँ पर उसे प्रिंट किए, हमारा प्रिंट हुआ, फिर उसके बाद हमारा क्या है? स्टॉप हो गया। ये क्या है? हमारा एल्गोरिथम का फॉर्म है।
और इसके आपके लॉन्ग एल्गोरिथम होंगे। अभी तो हम यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है। हम एक छोटा सा प्रॉब्लम लिए हैं कि जो हमारा एडिशन नंबर करना है, कुछ नंबर्स हैं उनको हमें ऐड करना है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्गोरिथम देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पर दिया गया है। एल्गोरिथम में है 0 और मोर इनपुट। हमारे जो एल्गोरिथम में 0 और मोर इनपुट हो सकते हैं। इट शुड प्रोड्यूस एटलीस्ट 1 आउटपुट। ये बेसिकली एक कम से कम एक रिजल्ट हमें, एक आउटपुट हमें देगा। इट इज़ लेस टाइम कंज्यूमिंग। ये हमारा लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है क्योंकि हम यहाँ पे प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। जब आप किसी चीज़ के प्रोसीजर को फॉलो करते हैं तो वहाँ पे आपका टाइम कंज्यूमिंग कम होता है। टोटल नंबर ऑफ स्टेप यूज इन एल्गोरिथम शुड बी फाइनाइट। जो हमारे यहाँ पे एल्गोरिथम में स्टेप यूज किए जाते हैं वो फाइनाइट होते हैं। इट प्रोवाइड स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ सॉल्यूशन। जो हमारा सॉल्यूशन होता है ये स्टेप बाय स्टेप डिस्क्राइब करता है। अब आते हैं हम फ्लो चार्ट में। फ्लो चार्ट क्या होता है? बेसिकली अगर इसकी एक डिफिनीशन एक लाइन में दें, इट इज़ ए ग्राफिकल और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्रोसेस। जो हमारा प्रोसेस हो रहा है उसका एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। हम यहाँ सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करते हैं कोई प्रोसेस कैसे यहाँ पर वर्क हो रहा है। जैसे हमारा ये ओवल साइज दिया गया है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं हमारा कोई प्रोसेस उसको स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए। हमारा जो सर्कल होता है हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं किसी दो पाथ हैं उनको कनेक्ट करने के लिए। ये हमारा जो पैरेललोग्राम होता है हम इसको यूज करते हैं इनपुट और आउटपुट सिंबल के लिए। ये हमारा जो रेक्टेंगल होता है हम इसको यूज करते हैं प्रोसेसिंग स्टेप के लिए। और ये जो डायग्राम हमारा दिया गया ये हमारा यूज किया जाता है डिसीजन। जहाँ पे हमें कोई डिसीजन लेना है, जहाँ पे हमें ट्रू फॉल्स का डिसीजन करना है, वहाँ पे हमारा ये डायग्राम यूज किया जाता है। इसके बाद हमारा यहाँ पे जो एरो वगैरह दिए गए हैं कि हमारा जो फ्लो कंट्रोल है उसके लिए आप एरो चारों साइड के लिए अलग अलग यूज करते हैं। तो अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आता है, हमारा एक क्वेश्चन आता है कि राइट ए एल्गोरिथम टू फाइंड एडिशन ऑफ 3 नंबर एंड इसका हमें साथ ही साथ फ्लो चार्ट भी बनाना है। फ्लो चार्ट बनाना है तो हमने पहले इसके देखा कि हमारा जो एडिशन हो रहा था हमने उसका स्टेप बाय स्टेप हमने एल्गोरिथम देखा। लेकिन यहाँ पे हम फ्लो चार्ट देखेंगे। फ्लो चार्ट बेसिकली देखिए क्या है, हमें सबसे पहले स्टार्ट करना है तो हमने वो ओवल साइज का जो डायग्राम उसको यूज किया। फिर उसके बाद हमें इनपुट करना है। इनपुट करना है तो हम यहाँ पर पैरेललोग्राम यूज किए, हमने उसमें इनपुट लिखा। हमें 3 नंबर का एडिशन करना है, हमने ABC हमने यहाँ पर यूज किया। उसके बाद हमने रेक्टेंगल लिया। रेक्टेंगल में हमें क्या करना है, हम यहाँ पर जो हमारे प्रोसेस हो रहे हैं, हमारा प्रोसेस मतलब जो हमारा एडिशन हो रहा है हमने उसको यूज किया। इसके बाद हमारा यहाँ प्रिंट हो रहा है। प्रिंट में यहाँ पे आपको थोड़ा सा यहाँ गलती देखने को मिलेगी, यहाँ पे हमारा रेक्टेंगल नहीं यूज होगा, हमारा यहाँ पे पैरेललोग्राम यूज होगा जो हमारा आउटपुट हो रहा है। ये यहाँ पे हमारा जो रिजल्ट प्रिंट हो रहा है मतलब हमें आउटपुट मिल रहा है। तो आप इसको नोट्स में थोड़ा सही कर लीजिएगा। ये हमारा यहाँ पे रहेगा हमारा पैरेललोग्राम। हमारा जो रेक्टेंगल होता है वो प्रोसेसिंग के लिए यूज किया जाता है। फिर हमने वहाँ पर हमारा प्रिंट हो गया आउटपुट, हमने यहाँ पर स्टॉप कर दिया। तो ये चीज़ हुई। इससे हम लोग थोड़ा स्टैंडर्ड फ्लो चार्ट देखते हैं जो हमारा आगे क्वेश्चन में दिया गया है। हम जहाँ पर डिसीजन मेकिंग भी यूज करेंगे। यहाँ पे क्या है कि राइट एन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट टू फाइंड ए ग्रेटेस्ट नंबर एमंग एनी 2 नंबर। अब बेसिकली हमें यहाँ क्या करना है, हमें यहाँ पर 2 नंबर में डिसीजन करना है। अब हमें यहाँ 2 नंबर में फाइंड करना है कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है। तो सबसे पहले हमारा स्टेप रहेगा स्टार्ट। हमेशा हमारा सबसे पहला स्टेप स्टार्ट रहेगा और लास्ट स्टेप हमारा स्टॉप रहेगा। हमारा दूसरा स्टेप रहेगा रीड ए एंड बी। अगर हम 2 नंबर में कंपेरिजन कर रहे हैं तो हमने उनको रीड किया। फिर क्या किया, इफ ए इज ग्रेटर देन बी प्रिंट ए। अगर हमारा ए ग्रेटर देन बी है तो हम वहाँ पर प्रिंट ए करेंगे, अगर वो नहीं है इल्स प्रिंट बी। ये हमारा क्या हुआ, यहाँ पे हमने इसका जो एल्गोरिथम लिखा। अब फ्लो चार्ट में अगर देखें तो हमने सबसे पहले किया स्टार्ट, हमारा फिर यहाँ पे क्या हुआ, हमारा इनपुट हुआ। इनपुट में हमने रेक्टेंगल किया, हम यहाँ पर इनपुट हो गया। फिर हमारा आया डिसीजन मेकर। डिसीजन मेकर में क्या हुआ, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी देन प्रिंट ए। अगर हमारा ए ग्रेटर है तो हमने प्रिंट कर दिया हमारा ए है, जो हमारे ए हमारा आउटपुट में प्रिंट हो गया। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई, ये कंडीशन अगर फॉल्स हुई तो हम प्रिंट करेंगे बी। हमारा यहाँ प्रिंट हो गया बी। अब इसके बाद यहाँ पे हमने हमारा 2 पाथ आ रहे हैं तो हम इन दोनों को कनेक्ट करेंगे जो हमारा कनेक्टर होता है। फिर हमारा जो प्रोग्राम होगा
वो हमारा यहाँ पे स्टॉप हो गया। तो ये फ्लो चार्ट हमने थोड़ा सा स्टैंडर्ड देखा, और जो एग्जाम में क्वेश्चन आते रहे हमने यहाँ पर दे रखा है। इन आप क्वेश्चन को, इन फ्लो चार्ट को आप एक बार देख लीजिएगा, इनको प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन यहाँ पर लाइन से दिए गए हैं। अब हम चलते हैं, इसके बाद हमारा आता है स्यूडो कोड। स्यूडो कोड होता क्या है, अब हम इसे देखते हैं कि स्यूडो कोड होता क्या है। इट इज़ ए डिटेल एक्सप्रेशन ऑफ एन एल्गोरिथम विच इज ईजियर टू रीड एंड इट इज एक्सप्रेस्ड इन इंग्लिश लाइक लैंग्वेज। बेसिकली जो हम लोग एल्गोरिथम यूज कर रहे थे इसके पहले, उसी का ये डिटेल्ड एक्सप्रेशन होता है, जो कि हमारा इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। मतलब कि हमारा इसे कह सकते हैं हम ईजियर वे में हमारा स्यूडो कोड होता है, जिसको हम एल्गोरिथम को ईजिली समझ सकें। ए स्यूडो कोड में हैव considered to be an intermediate code between an algorithm and program code। ये जो हमारा प्रोग्राम कोड होता है और हमारे एल्गोरिथम होता है, इसके हम इंटरमीडिएट इसको कह सकते हैं। इट इज सिंपली एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम इन द फॉर्म ऑफ एनोटेशन एंड इंफॉर्मेटिव टेक्स्ट रिटेन इन प्लेन टेक्स्ट। इट हैज़ नो सिंटेक्स लाइक एनी ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंटेक्स होते हैं वो आगे हम अभी समझेंगे एक सिंटेक्स होता क्या है। सो इट कैन नॉट बी कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड बाई कंप्यूटर। यहाँ पे हमारा ना कोई कंपाइलर यूज़ होता है, ना हमारा कोई इंटरप्रेटर यूज़ होता है। अब एडवांटेज की बात करें कि क्या एडवांटेज होते हैं स्यूडो कोड के। इट इम्प्रूव द अंडरस्टैंडिंग अप्रोच टू स्टार्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी एल्गोरिथम। जो हमारे स्टार्टिंग पार्ट होते हैं किसी भी एल्गोरिथम का, उसको ये बहुत एक अच्छा वे होता है जिससे हम उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। It explain what exactly in the each line of program should be making the code construction phase which is easier for programmer। जितने भी हमारे प्रोग्रामिंग में स्टेप बाय स्टेप पार्ट यूज किए जाते हैं, ये उसको हमें एक्सप्लेन करता है डिटेल में, जिससे कि हमें प्रोग्राम करने में कोई दिक्कत ना हो। डिसएडवांटेज की अगर बात करें कि डिसएडवांटेज क्या होते हैं स्यूडो कोड के, इट डज नॉट प्रोवाइड ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लॉजिक प्रोग्राम। ये हमें कोई विजुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं देता, जैसे हमारा फ्लो चार्ट देता है विजुअल रिप्रेजेंटेशन, वैसे ही हमें कोई विजुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं प्रोवाइड करता। देयर आर नो स्टैंडर्ड रूल टू फॉलो द स्टेप इन स्यूडो कोड। हमारे स्यूडो कोड में कोई स्टैंडर्ड स्टेप्स नहीं होते हैं कि हमें यही स्टेप को फॉलो करना है जैसे हमारे एल्गोरिथम में होते हैं। इन स्यूडो कोड देयर इज एक्स्ट्रा नीड टू मेंटेन द डॉक्यूमेंट्स। हमें जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनको मेंटेन करना भी पड़ता है। डिफरेंट प्रोग्रामर यूज देयर ओन स्टाइल ऑफ राइटिंग स्यूडो कोड। हर प्रोग्रामर अपना अपना स्टाइल यूज करता है स्यूडो कोड लिखने के लिए। तो ये बात की हमने स्यूडो कोड की। अब हम लोग का यहाँ से जो पोर्शन स्टार्ट हो रहा है वो हमारा प्रोग्रामिंग का पोर्शन है। अब हम लोग यहाँ से कोडिंग करेंगे। हम लोग अपना पहला कोड भी करेंगे जहाँ पे हम लोग हेलो दुनिया, हेलो वर्ल्ड या हेलो इक्विटी वाला का कोई कोड भी हम अपने कंप्यूटर पे भी प्रोग्राम करके रन करेंगे। अब सबसे पहले थोड़ा सा सी प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन देते हैं। जो हमारे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, इसको डेवलप्ड किया था हमारे जो साइंटिस्ट थे डेनिस रिची। कभी कभी ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ लेता है कि ये किसके द्वारा डिस्कवर्ड की गई थी और कब, और ये 1972 में डिस्कवर की गई थी। और ये एक लेबोरेटरी थी, बेल लेबोरेटरी, वहाँ पर ये डिस्कवर्ड की गई थी। तो ये क्वेश्चन अगर आपको पूछता है तो वहाँ आप इसको बता सकते हैं कि डिस्कवर की गई थी डेनिस रिची के द्वारा एट बेल लेबोरेटरीज। तो ये हुआ हमारा इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पर क्या दिया गया है डिफिनीशन में सी लैंग्वेज के बारे में, ये देखते हैं थोड़ा सा। द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ए प्रोसीजर एंड जनरल पर्पस लैंग्वेज दैट प्रोवाइड द लो लेवल एक्सेस टू सिस्टम मेमोरी। ए प्रोग्राम रिटेन in C must be run through a C compiler to convert into an executable form that computer can run। बेसिकली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, इनको हमने पहले ही बात किया था कि जैसे हमारी लैंग्वेज होती है हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, वैसे भी ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं जिनको कंप्यूटर नहीं समझ पाता, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए मशीन लैंग्वेज में हम लोग कंपाइलर का यूज करते हैं। तो ये भी एक तरह की लैंग्वेज होती हैं जिसको हम लोग मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, जिसे कंप्यूटर समझता है। तो हमारा सबसे पहला कोड आता है राइट ए प्रोग्राम प्रिंट हेलो वर्ड। अब प्रिंट हेलो वर्ड को
प्रिंट करने से पहले हम कुछ जो इसके टर्मिनोलॉजीज हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले हम वहाँ पर पहुँचते हैं टर्मिनोलॉजीज में। ये हमारा यहाँ पर दिया गया है स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग। ये स्ट्रक्चर क्या क्या है ये देखते हैं। सबसे पहले हमारा आता है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन बेसिकली होता है जहाँ पे हम लोग प्रोग्राम का नेम, डेट, डे, डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखते हैं। उसके बाद हमारा आता है प्री प्रोसेसर सेक्शन। प्री प्रोसेसर सेक्शन बेसिकली होता है हमारा जो हेडर फाइल होती है। हेडर फाइल मतलब ये हमारा यहाँ पे होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज होती है। और ये जो इधर दिया गया है हमारा स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर, इसका जो फुल फॉर्म होता है studio.h का, इसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर। ये यहाँ पे जो हमारा दिया गया है conio.h, conio.h का मतलब होता है कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर। तो ये बेसिकली हम आगे जैसे जैसे प्रोग्राम करते जाएंगे और जो हमारी टर्मिनोलॉजीज हैं उनको हम आगे धीरे धीरे समझते जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारी जो डिफिनीशन सेक्शन है, डिफिनीशन सेक्शन में हम कोई टर्म को डिफाइन जब करते हैं हैशटैग डिफाइन टर्म लगा के हम उसको डिफाइन करते हैं। ग्लोबल डिक्लेरेशन की बात की जाए तो जब हम लोग कोई डिक्लेरेशन करते हैं, जैसे हम अगर इंटीजर टाइप की डाटा दे रहे हैं तो हम वहाँ पर इंट लिखते हैं। अगर हम कोई फ्लोटिंग नंबर मतलब जो हमारा पॉइंट में जो हम डेसिमल नंबर होते हैं 2.4 है, 2.3 है, ये सब अगर हमें वहाँ पर इनपुट करना होता है तो हम फ्लोट नंबर वहाँ पर जो हम डिक्लेयर करते हैं। अगर हमें कोई वेरिएबल वगैरह है ABCD वगैरह है तो हम वहाँ पे कैर का यूज़ करते हैं, उसको डिक्लेयर करते हैं। ये हमारे कुछ डिक्लेरेशन हैं। मेन फंक्शन होते हैं हमारे, वाइड मेन होते हैं, इंट मेन होते हैं। ये फंक्शन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम इनको और डिटेल में समझते हुए एग्जाम्पल के साथ चलेंगे। अभी बताने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि अभी हम केवल जो एक छोटा सा प्रोग्राम जो हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है हेलो वर्ल्ड उसको प्रिंट करेंगे। तो हम अपने प्रोग्राम पे चलते हैं। प्रोग्राम में क्या चीज़ें की बात की गई है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए यूज किया गया है इंक्लूड studio.h, जो हमारा हेडर फाइल है उसको यूज किया गया है। और हमने एक हेडर फाइल का यूज किया इंक्लूड conio.h। इसके बाद हमने यहाँ पर वाइड मेन फंक्शन का यूज़ किया, फिर हमने लगाया ब्रैकेट। हम यहाँ पर क्लियर स्क्रीन होता है, इसका मतलब CLR SCR, जिससे हमारी जो प्रीवियस रिजल्ट आए हुए होते हैं वो हमारे क्लियर हो जाती है। हम यहाँ पर अब प्रिंट करेंगे, हमें हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करना है तो प्रिंट F हेलो वर्ल्ड डबल इन्वर्टेड कामा में हम हेलो वर्ल्ड लिखेंगे। फिर गेट CS लगा के हम इसको सेमी कॉलन से क्लोज करके हम इसमें जो अपना ब्रैकेट से इसको क्लोज कर दिए। अब हम इसको रन करेंगे। अब हम चलते हैं सीधा अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, वहाँ इसको हम रन करके देखते हैं और इसको और थोड़ा सा डिटेल में इसकी बात करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर अपना सबसे पहला सी प्रोग्राम करेंगे। हम इस प्रोग्राम को करेंगे VS कोड पे। VS कोड आपको क्या करना होगा, अपने ब्राउज़र पे जाकर आपको VS कोड डाउनलोड कर लेना है और आपको कोई भी सी प्रोग्रामिंग का जो एक्सटेंशन होता है, जो हमारा कंपाइलर होता है, उसको इंस्टॉल कर लेना है। तो हमने अपना VS कोड यहाँ पर डाउनलोड कर लिया और यहाँ पर मेरा जो VS कोड है मेरे पास पहले से डाउनलोडेड है और मेरे पास एक्सटेंशन भी जो हमारा कंपाइलर है वो भी इंस्टॉल्ड है। तो हमने यहाँ पर अपना प्रोग्राम लिख लिया है। हमने यहाँ पर सबसे पहले हेडर फाइल यूज़ किया जो हमारा था include studio.h और दूसरा हमारा था हैशटैग include conio.h। आपको इन दोनों हेडर फाइल का यूज़ करना है। फिर उसके बाद हमने वाइड मेन यहाँ पर फंक्शन लगाया, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वाइड मेन यहाँ पर हमारा वेरिएबल हम लोग हेलो इक्वल यू वाला यहाँ पर करेंगे। उसके बाद हमने अपना कर्ली ब्रेसेस लगाया जिससे कि हमारा जो एक स्टेटमेंट है उसके अंदर स्टार्ट हुआ। हमने यहाँ पर क्लियर स्क्रीन किया, जो हमारी प्रीवियस स्क्रीन थी उसको क्लियर करने के लिए। अब हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे हेलो AKTU वाला। हमने यहाँ पर प्रिंट एफ किया और डबल इन्वर्टेड कामा में हमने हेलो AKTU वाला लिखा। यहाँ पे आपको जैसे यहाँ पर है डबल इन्वर्टेड कामा में है वैसे ही लिखना है, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक यहाँ पे प्रोसीजर होता है जो हम आगे धीरे धीरे समझते जाएंगे कैसे वर्क ये करते हैं। फिर यहाँ पर हमने गेट CS लगाया और इसको अब हम यहाँ पर रन करेंगे। हम इसको सबसे पहला कोड हमारा ये, हम यहाँ पर इसको रन करेंगे। आप यहाँ से जाकर इसको डायरेक्ट यहाँ से रन कर सकते हैं। हमने यहाँ पर रन किया, देखिए यहाँ पे हमारा प्रिंट हो गया हेलो AKTU वाला। अब हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सी लैंग्वेज। थोड़ा सा कैरेक्टर यहाँ पे देख लेते हैं जो सी लैंग्वेज की होती हैं। ये हमारी स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। पोर्टेबल लैंग्वेज मतलब कि ये कई जगह हमारी यूज की जा सकती है। सिंपल, फास्ट। सिंपल मतलब सिंपल भी हमारी लैंग्वेज होती है। फास्ट मतलब इसका जो एग्जीक्यूशन होता है काफ़ी फास्ट होता है। जो हमारे मोबाइल के फिंगरप्रिंट के सेंसर होते हैं इनमें हमारी सी प्रोग्रामिंग यूज की जाती है। मल्टीपल डाटा टाइप
मल्टीपल टाइप ऑफ डाटा टाइप मतलब हम आगे चल के पढ़ेंगे जो डाटा टाइप्स हमारे हैं इसमें मल्टीपल डाटा टाइप यूज़ किए जाते हैं और ये हमारी केस सेंसिटिव भी होती है। इसके बाद हमें यहाँ पर देखिए प्रोग्राम में एक और एग्जांपल में दिया गया है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट एडिशन ऑफ 2 नंबर। 2 नंबर का एडिशन हमें यहाँ पर प्रिंट करना है। अब यहाँ पर हम और जो टर्मिनोलॉजीज दी गई हैं उनको थोड़ा देख लेते हैं और हम जैसे जैसे यूनिट 2 यूनिट 3 कवर करते जाएंगे हम इन सबको और धीरे धीरे ऐसे ही अपने आप ऑटोमेटिकली समझते जाएंगे। यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे बात की जाए हमारे डाटा टाइप की, जो फंडामेंटल डाटा टाइप होते हैं हमारे इंटीजर टाइप होता है, हमारा कैरेक्टर टाइप होता है और हमारा फ्लोटिंग टाइप होता है। ये हमारे डाटा टाइप, हमारा डबल आता है। ये जितने भी डाटा टाइप हैं हम जब आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे से ये चीज़ें समझ में आती जाएंगी। जैसे हमारे इंटीजर में आती हैं, जो हमारी इंटीजर वैल्यू होती हैं वो हमारी इंटीजर डाटा टाइप में होती हैं। कैरेक्टर में हमने बात की जो हमारे वेरिएबल वगैरह होते हैं वो आते हैं। जो हमारे डेसिमल वैल्यूज़ होती हैं वो हमारी आती हैं फ्लोटिंग में। और यहाँ पर बहुत सी सारी चीज़ें दी गई हैं जो हम धीरे धीरे आगे करके यूनिट में समझते चलेंगे। और यहाँ पर कंपोनेंट की बात की है, कीवर्ड है हमारा, कंस्टेंट जो होते हैं, आइडेंटिफायर है, स्ट्रिंग है, जो हमारे सिंबल होते हैं, स्पेशल सिंबल हम लोग यूज कर रहे हैं। हमारा ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट क्या है, ये हमारा कर्ली ब्रेसिस जो होता है। और हमारा ये कर्ली ब्रेसिस बेसिकली यूज किया जाता है हमारा से हमारा एक स्टेटमेंट अलग अलग हो जाता है। सेमीकोलन हमारा होता है, कॉमास होते हैं। ये जितने भी चीज़ें हैं हम आगे चलकर देखेंगे। और यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे हमारा राइट ए सी प्रोग्राम टू सॉल्व ए गिवन नंबर इज इवन और ऑड। ये आपको होमवर्क रहेगा, आप इसको सॉल्व करिएगा। आप पहले इस प्रोग्राम को देखिएगा नहीं, आप अपने से सॉल्व कीजिएगा। जैसे हमने प्रोग्राम को सॉल्व कराएं उन्हीं को बेसिस पे आप समझ कर इसको सॉल्व कीजिएगा। फिर आगे के यूनिट में हम लोग और स्टैंडर्ड जो हमारे क्वेश्चन होंगे उनको उठाएंगे। ये आप इनको देख लीजिएगा, आप पहले सॉल्व कीजिएगा। अगर सॉल्व ना होता हो तो इससे आप देखकर सॉल्व कर सकते हैं। तो ये यूनिट का हमारा यहाँ से एंड होता है। इसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे न्यू वन शॉट यूनिट जो हमारा रहेगा यूनिट 2। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।